नमस्ते मेरे प्यारे भाई। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। कहीं से कोई लीक वगैरह की कोई ज्यादा खबर आई नहीं है। पॉजिटिव तरीके से आपका पेपर पूरा हुआ है दोस्त। कुछ अफवाहें जरूर फैलाई जा रही हैं मेरे भाई, आप उन पे ध्यान ना दें। मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि इस बार यूपी कांस्टेबल का जो 10 शिफ्ट में पेपर होना है ठीक तरीके से करवा लिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें मैथ्स के जितने भी सवाल पूछे गए हैं हर एक चैप्टर के मैं वो आपको सारे के सारे सॉल्व करवाऊंगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिन बच्चों का पेपर होना है अगली शिफ्ट में वो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देख के जाएं कि इसी टेस्ट के सवाल आगे की शिफ्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। शुरू करते हैं सीधा सवालों से, आ जाओ। 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे। तो देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर 0.05 है इन सभी में, और 0.05 इन चारों को डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि 0.05 ही आपका HCF हो जाएगा। बात खत्म। हमें यहां पे कोई सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, सवाल को ऑप्शन से ही करना था। सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 आता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे इन सबसे डिवाइड करने पर 3 शेषफल आता है। जब आपसे संख्या ही पूछी गई है तो मैं ऑप्शन से ना करूं, चाहे मैं 9 से कर लूं चाहे मैं 4 से भाग करूंगा तो शेषफल 3 आना चाहिए। मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो शेषफल 1 आएगा। मैं इसको 4 से भाग करूंगा 2 आएगा शेषफल। मैं इसको 4 से भाग करूंगा 507 को केवल आखिर के 2 अंक को भाग कर लीजिए 3 आएगा। इसको 4 से भाग करूंगे पूरा 4 से कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको 4 से भाग करते हैं 507, रिमाइंडर 3 आ रहा है और यही सवाल का खेल खत्म हो जाएगा। आगे चलिए। 30 टेबल का कॉस्ट प्राइस 40 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। लॉस परसेंटेज क्या है? तो 30 टेबल का कॉस्ट प्राइस जो है क्रिय मूल्य वो किसके बराबर है? 40 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां से सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप निकाल नहीं सकते, 0 तो कट ही जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यानी कि अगर टेबल का सीपी 4 रुपए है, अगर टेबल का क्रिय मूल्य 4 रुपए है तो वो 3 रुपए में बिकता है। 4 रुपए का सामान अगर 3 रुपए में बिकता है तो हमें 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, और 1/4 कितना होता है? 25% लॉस। आंसर आ गया। तो बहुत हल्के हल्के वन लाइनर जो है सवाल इसमें पूछे हैं। 23वां ये सवाल भी प्रॉफिट लॉस चैप्टर से है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को सबको 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? यह सवाल है मेरे प्यारे भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा सवाल। देखो, एक आदमी ने 2 अलग अलग टाइप के संतरे खरीदे अलग अलग दाम पे, फिर उनको मिक्स करके बेच रहा है। आप मुझे बताओ, ये जो संतरे खरीदे हैं 10 रुपए में 4 मिल रहे हैं। 4 संतरे अगर 10 रुपए के हैं तो एक संतरा कितने का है मेरे दोस्तों? 2.5 रुपए का। आसानी से निकाल सकता हूं। अगर 4 संतरे 10 रुपए के तो एक संतरा 2.5 रुपए का। ये 5 संतरे खरीदे 10 रुपए के उसने, तो एक संतरा कितने का खरीदा है मेरे दोस्तों? यानी कि उसने 2 रुपए का। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी खरीदे, जितने संतरे खरीदे उतने ही संतरे खरीदे, यानी कि उसने 2 संतरे कितने के खरीदे? उसने 2 संतरे खरीदे हैं मेरे प्यारे भाई यहां पर 4.5 रुपए के। 2 संतरे 4.5 रुपए के खरीदे हैं। अगर 2 संतरे 4.5 रुपए के खरीद रहा है, यानी कि हर एक संतरा कितने का खरीद रहा है? अगर 2 संतरे 4.5 के तो हर एक संतरा खरीद रहा है 4.5/2 रुपए का। ये सीपी आ गया, ये एक संतरे का सीपी आ गया एवरेज। 2 संतरे अगर 4.5 के तो एक संतरा मेरे प्यारे भाई 4.5/2 रुपए का। जब बेचने की बारी आती है तो 20 रुपए में 9 संतरे बेचता है। जब बेचने की बारी आती है तो 20 रुपए में 9 संतरे बेचता है। अगर 9 संतरे 20 रुपए के बेच रहा है तो एक संतरा कितने का बेच रहा है? 20/9 रुपए का। मैंने बस ये पता लगा लिया कि उसने एक संतरा खरीदा कितने का और एक संतरा बेचा कितने का। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ मेरे दोस्तों, आप इसका रेशियो ले लेंगे। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है करने का।
5 से चला जाएगा 9 बार, 5 से चला जाएगा बेटा 40 बार, 40 बार है भाई। रेशियो लेने का सबसे बेस्ट तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 81 रेशियो 40, 81 रेशियो 40 दूनी 80 हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली 81 का सामान 80 में बिका, तो बेटा आपको गेन तो नहीं हुआ है, नो लॉस नो गेन भी नहीं है, आपको ये लॉस हो गया सी ऑप्शन। अगर 81 का सामान 80 में बिका तो आपको 1 का लॉस हो गया 81 पर, परसेंटेज में कितना इंटू 100%, ठीक है। 100 को 81 भाग देंगे, 81 एकम 81 बार जाएगा, 1 सही 19/81% लॉस। हम जरूरी कि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करें फिर निकालें, रे भाई एक संतरे का दाम, जब डाटा इतना सिंपल है, एक संतरे का दाम आसानी से निकल रहा है, सेलिंग प्राइस आसानी से निकल रहा है, रेशियो ले लीजिए। आगे 2 टाइप के चावल 11 रुपए पर किलो वाले, 21 रुपए पर किलो वाले हैं। बताओ 2 टाइप के चावल को किस रेशियो मिक्स किया जाए कि मिश्रण का दाम 17 रुपए पर केजी हो जाए। एलिगेशन का सबसे बेसिक सवाल। 11 रुपए पर किलो वाले चावल हैं, 21 रुपए पर किलो वाले चावल हैं, दोनों को किस अनुपात में मिक्स करें कि मिश्रण का दाम 17 रुपए पर केजी हो जाए। तो 21 में से 17 घटाएंगे मेरे प्यार भी 4 आ जाएगा, और 17 में से 11 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 4 रेशियो 6, 2 से कट रहा है, 2 रेशियो 3 के रेशियो मिक्स करना चाहिए, बी ऑप्शन। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है बेटा मैंने फ्री बैच में। एलिगेशन में 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में डबल हो जाएगी। जब इस सवाल में कुछ बोला नहीं गया तो ये मान के चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट है। कोई धनराशि डबल होगी, डबल होने का मतलब 1 रुपए 2 रुपए बन गए, या फिर मैं कहूं 100% का प्रिंसिपल 200% हो गया, 200%, ठीक है, डबल हो गया, यानी कि 100% आपको ब्याज मिल गया। कोई धनराशि डबल हो गई, 1 रुपए 2 रुपए बन गए तो आपको 100% ब्याज मिल गया। जबकि 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 12.5%। 1 साल में 12.5% ब्याज है, तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 100 को 12.5 से डिवाइड करेंगे 8 साल में, खत्म। ये वर्बली करने वाला सवाल है, बिना कलम उठाए, पेन उठाना नहीं है इन सवालों में। आगे आओ। इंडियन रेलवे में 200 वर्कर हैं जो कुछ काम 150 दिन में करते हैं। इफ ओनली 1/4 ऑफ वर्क हैड बीन डन इन 50 दिन, यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम ही होता है तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने एडिशनल वर्कर लगाए जाने चाहिए? मेरे प्यार भी कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहां पे? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। जब भी ऐसा सवाल आता है मेरे प्यारे भाई तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं टाइम एंड वर्क का। देखिए, भारतीय रेलवे ने काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 इंप्लॉय लगाए। इंडियन रेलवे चाहती है कि हम 150 दिन में काम पूरा कर लें, और उसने 200 वर्कर काम पे लगा दिए, लेकिन केवल 50 दिन में 1/4 काम ही हुआ। तो इन 200 वर्कर ने कितने दिन काम किया? 50 दिन काम किया। कितना काम हुआ? 1/4 काम ही कंप्लीट हुआ। 1/4 का मतलब अगर टोटल काम 4 है, अगर टोटल काम 4 किलोमीटर पटरी बिछाने का है तो 1 यूनिट काम ही हुआ, 1 किलोमीटर ही पटरी बिछी, तो 3 किलोमीटर काम अभी करना बाकी है। बताओ इस काम को करने के लिए कितने आदमियों की हमें जरूरत होगी? काम अगर समय पे करना है, हमारे पास 200 दिन, कितने दिन थे? 150 दिन। 150 दिन में से 50 दिन ऑलरेडी बीत चुके, तो बचा काम हमें कितने दिन में करना पड़ेगा बेटा? 100 दिन में करना पड़ेगा। बचा काम 100 डेज में करना पड़ेगा। इक्वल कर दिया, 100 से 200 2 बार कट गया, तो 50 दूनी 100 या 300, यानी कि हमें 300 वर्कर की जरूरत है। अगर हमें काम समय पे करना है तो हमें 300 वर्कर चाहिए, 300। लेकिन दोस्त पूछा कितने एडिशनल वर्कर चाहिए, कितने अतिरिक्त कर्मचारी लगाने पड़ेंगे? हमारे पास 200 तो पहले से हैं। अगर हमें अभी 300 मजदूरों की जरूरत है, 200 पहले से हैं, तो कितने हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? एडिशनल कितने लगाने पड़ेंगे? 100। तो गलती मत करना जोश में, आंसर इसका 100 आएगा। आगे आओ बेटा, जल्दी करना है। 12 आदमी 18 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 9 आदमी 18 औरत 12 दिन में करते हैं। 2 आदमी 3 औरत सेम काम कितने दिन में करेंगे? 2 आदमी 3 औरत करेंगे बेटा 60 दिन में, बी ऑप्शन आंसर। आप कहोगे सर आप तो मजाक बना रहे हो, ऐसा कैसे? है ना? अरे बेटे हमारे पास ना तरीके बहुत सॉलिड हैं।
हम सवाल उड़ाते हैं, उड़ाते, ध्यान से सुनिएगा। कोई यहां पे एफिशिएंसी कुछ निकालने की जरूरत नहीं। सवाल ये कह रहा है कि 12 आदमी जमा 18 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में, 10 दिन में। पूछा है बताओ 2 आदमी और 3 औरत। मैंने पहले ही देख लिया कि ये रेशियो बनना है। 2 आदमी 3 औरत काम कितने दिन में करेंगे बताओ। हमने मैन पावर बटे 6 कर दी है भी। अगर फैक्ट्री में कुछ आदमी काम कर रहे हैं, अगर हम आदमियों की संख्या आधी कर दें, आधे आदमी हटा दें, तो समय डबल लग जाएगा काम करने में। अगर हमने मैन पावर बटे 6 कर दी, पहले 12 आदमी थे, अब 2 आदमी रह गए बटे 6, पहले 18 औरत थी, अब 3 औरत रहेगी बटे 6। अगर हमने आदमियों की संख्या को बटे 6 कर दिया, ठीक है, मजदूरों की संख्या बटे 6 कर दी, डिवाइड बाई 6, तो समय आपका 6 गुना लगेगा रिवर्स रेशियो में। 60 दिन लगेंगे काम करने में, 60 डेज, खत्म। बस इतना ही करना है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा। 2 ट्रेन है सेम डायरेक्शन में चलती हैं 59 और 32 की स्पीड से। फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर को पार करती है 16 सेकंड में। फास्ट ट्रेन की लंबाई, बहुत बढ़िया। देखो, जब फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे किसी यात्री को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? फास्ट ट्रेन की लंबाई के बराबर। फास्ट ट्रेन अगर स्लो ट्रेन को पार करेगी तो फास्ट ट्रेन जो स्लो ट्रेन में बैठे पैसेंजर को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? फास्ट ट्रेन की लंबाई के बराबर। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा बेटा? S1 माइनस S2, 59 माइनस 32 कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 27, लेकिन ये 27 तो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18। ये आ गया रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना लगा? 16 सेकंड का समय लगा, मल्टीप्लाई बाई 16, बात खत्म। ये डिस्टेंस आ गया सीधा मीटर में। 9 × 27, 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, 120 मीटर, 120 मीटर तेज रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। डी ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। कुछ भी दम नहीं है, सारे सवाल भी एक लाइन के हैं, इनके सॉल्यूशन भी एक लाइन के। बोला है एक 67 मीटर लंबी ट्रेन है, वो टनल जो 33 मीटर लंबा है 10 सेकंड में पार करती है। तो उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? फाइंड द टाइम फॉर द ट्रेन टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 65 मीटर। एक आदमी 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा बताओ, जल्दी से बताइए भाई। क्या सवाल पूछ रहा है ये रहा आंसर, 6.7 सेकंड। कैसे? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्तों। एक 67 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक टनल को पार करती है 33 मीटर लंबी टनल को 10 सेकंड में। तो जब एक ट्रेन एक टनल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी 67 मीटर प्लस टनल की लंबाई भी जाएगी 33 मीटर, यानी कि कितनी दूरी जाएगी? 110 मीटर। तो ये ट्रेन 100 मीटर 100 मीटर, 639 हो गया ना, 100 मीटर जाएगी मेरे दोस्तों ट्रेन 10 सेकंड में। 100 मीटर 10 सेकंड में। सवाल में कहा गया बताओ ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? तो भाई हमें प्लेटफॉर्म से थोड़ा ना मतलब है, हमें मतलब है प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी से। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी जाएगी? ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, 67 मीटर जाएगी मेरे दोस्तों। बताओ 67 मीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा? अगर 100 मीटर 10 सेकंड में जा रही है, बटे 10 हो रहा है, तो 67 मीटर भी बटे 10 हो जाएगा, 6.7 सेकंड में जाएगी। बताओ, ये आंसर था बेटा। क्या था इस सवाल में? हमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, केवल कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल धुआं। निखिल और रीतू 2:1 में कमाते हैं, खर्चा करते हैं 5:3 के रेशियो में, बचत करते हैं 4:1 के रेशियो में। दोनों की मंथली इनकम बताओ दोस्त। अगर मंथली सेविंग निखिल रीतू की 10,000 है, यह सवाल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। 2 लोग हैं निखिल और रीतू, ठीक है भाई। उनकी मेरे दोस्तों इनकम का रेशियो क्या है? इनकम का रेशियो है 2:1।
निखिल ऋतु की इनकम का रेशियो कितना है? 2:1 है। 5:3 में खर्चा करते हैं, बचत का रेशियो 4:1 है। बचत का रेशियो 4:1 है। निखिल और ऋतु दोनों ही 10,000 रुपए बचाते हैं। बताओ, दोनों की बचत का रेशियो 4:1 है, दोनों की कुल बचत कितनी है? 5। अगर 5 की वैल्यू 10,000 रुपए है, 2,000 गुना, तो भैया निखिल की बचत कितनी है? निखिल की बचत है 8,000 रुपए, और बेटा ऋतु की बचत है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इनकम में से बचत घटाओगे तो खर्चा आएगा। आपको इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, बचत की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। ये इनकम है नीतू और जो कौन है, ये निखिल और ऋतु की। इनमें से मेरे दोस्तों बचत घटा देंगे तो फाइनल किसका रेशियो आना चाहिए? फाइनल रेशियो आना चाहिए निखिल और ऋतु के खर्चे का। खर्चे का रेशियो कितना है? 5:3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पता तो सवाल जल्दी नहीं होगा पेपर में, एक्स मान के करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 और 5 का डिफरेंस 1। ये डिफरेंस कितना आएगा? 5 दूनी 10,000, 8 तिया 24,000, 10,000 24,000 का डिफरेंस 14,000। तो 1 यूनिट का मतलब 14,000 रुपए आ गया। अगर 1 का मतलब 14,000 रुपए है तो 2 का मतलब कितना है? 28,000 रुपए, और 1 यूनिट का मतलब तो है 14,000 रुपए। यानी कि इनकी इनकम 28,000 14,000 रुपए आ गई, बात खत्म। पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगला सवाल आओ। एक स्टूडेंट 20% नंबर लाता है, 5 नंबर से फेल होता है। दूसरा स्टूडेंट 30% नंबर लाता है, 20 मार्क्स से पास होता है। बताओ पासिंग परसेंटेज क्या है? एक लड़का 20% नंबर लाता है, 5 नंबर से फेल हो गया। 5 नंबर से फेल, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। दूसरा लड़का है जो 30% नंबर लाया और उसके पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा आए। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? भाई एक बच्चे के 20% नंबर आए, दूसरे के 30% नंबर आए, परसेंटेज में डिफरेंस है 10% का। नंबर में कितना डिफरेंस है? एक लड़का, ये बॉर्डर लाइन है, 5 नंबर से फेल हो गया और दूसरे के पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा आए। तो नंबर में कितना डिफरेंस है? 20 और -5 में 25 का डिफरेंस है। तो 10% के लिए 25 है। आपसे पूछा पासिंग परसेंटेज, पास होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? पासिंग परसेंटेज आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से कर लो। पहला केस देखो, एक लड़का 20% नंबर लाता है और 5 नंबर से फेल हो जाता है। 20% नंबर लाया, 5 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए 20% से 5 नंबर और चाहिए। अगर पास होना है तो 5 नंबर और चाहिए 20% से एक्स्ट्रा। क्लियर है? बताओ, अगर 25 नंबर 10% के बराबर हैं तो 5 नंबर कितने के बराबर हैं? 5 से भाग दो 2% के। मुझे तो परसेंटेज निकालना है ना, तो 5 नंबर 2% के बराबर है, यानी कि पासिंग परसेंटेज है 22% आंसर। ठीक है भाई, आओ। सवाल है, एक राशि पर 2 साल के लिए 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 1600 है। 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सेम रेट से। ध्यान से पढ़िए। किसी धनराशि पर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है 1600 रुपए 5% की दर से। आप मुझे बताओ, अगर 1 साल में 5% ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना होगा? 10%। 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, जबकि 2 साल में ब्याज कितना है? 1600 रुपए। ये ब्याज आ गया तो प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल होता है 100%। तो 100% के लिए 1 जीरो चिपका दो, 16,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। पूछे 16,000 के प्रिंसिपल पर कितना ब्याज आपको मिलेगा 5% की दर से 3 साल में? तरीके बहुत सारे हैं। बेस्ट तरीका यह है कि भाई 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 3-3-1 डायरेक्ट रेशियो होता है, 3-3-1। 16,000 आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना बेटा आपका? प्रिंसिपल है आपका 16,000 रुपए। ब्याज की दर है 5%, इसका 5% निकालते जाओ। 16,000 का 5% कितना आएगा? 16,000 का 5% 800, 800 का 5% 40, 40 का 5% 2 रुपए, 40 का 10% 4, 5% 2, सीधी सीधी गुणा कर दो इनकी। 2400 प्लस 120, 2520 प्लस 2, 2520 प्लस 2 यानी कि 2522 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 2522 रुपए, डी ऑप्शन। खत्म।
इससे जल्दी नहीं कर सकते बेटा आप, ठीक है भाई। 5-5-5 का सक्सेसिव निकालोगे तो भी टाइम लगेगा। आगे आइए, 73,000 रुपए पर 15% की दर से 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अरे भाई 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक पूरा एक साल हो गया, यानी कि आपको एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 73,000 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज है बेटा? एक साल में ब्याज है 15%, तो 73,000 रुपए पर एक साल में 15% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहीं पे मेरे सवाल का अंत हो जाता है। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया बेटा? 10,500 और 450, यानी कि 10,950। गुणा ही तो करनी है आपको, और आंसर है डी ऑप्शन बेटा। आगे बढ़ जाओ। 475 रुपए अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? डिस्काउंट बताओ, एक पेयर शूज पे कितना मिलेगा? मार्क प्राइस 475 है, डिस्काउंट 15%। अरे भाई 475 रुपए का एक जोड़ी जूता है, इस पे कितना डिस्काउंट है? 15%। तो 475 का 15% डिस्काउंट है, यही आपको निकालना है भाई मेरे। बता कैसे निकालोगे तुम? ठीक है भाई, 70 रुपए तो आने नहीं वाला, 72 आने नहीं वाला, क्योंकि मुझे इतना दिख रहा है डेसिमल में आएगा आंसर। आंसर इन दोनों में से भाई मैं कैसे करूंगा? 475 को मैं ऐसे लिखूंगा दिमाग में, 500 माइनस 25, ये आ गया। जल्दी करना है ना भाई, जल्दी करने के लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। 500 का 15%, 75, 2 जीरो से परसेंटेज कट गया। और 25 का 15%, देखो 25 की 15 में गुणा करो, 25 की 15 में गुणा करेंगे 375 आएगा। हम परसेंटेज निकालें तो डेसिमल लगेगा यहां पे, तो ये आएगा बेटा 75 में से घटाएंगे तो 71.25। वैसे भी आंसर 75 से छोटा आएगा, तो आंसर ये भी नहीं है। आंसर दशमलव में आएगा, 75 से छोटा आएगा, और मैं बिना देखिए सवाल कर देता, मैं ये कुछ भी नहीं लिखता, सीधा 475 का 15% डेसिमल में आएगा। और 500 रुपए का 15% ही 75 होता है, तो 475 का 15% 75 से कम आएगा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर हो गया। आगे आओ। एक शॉपकीपर 10% डिस्काउंट देता है एमआरपी पर, लेकिन 8% का वो सेल टैक्स चार्ज करता है डिस्काउंट देने के बाद। अगर कस्टमर 34,20 रुपए देता है सेल टैक्स इंक्लूड करके, तो मार्क प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, मार्क प्राइस पर एक शॉपकीपर 10% डिस्काउंट देता है, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस पर 8% का सेल टैक्स भी लगाता है, सेल टैक्स, और उसको बेचता है 34,020 रुपए में। ये ना 34,020 रुपए में, ठीक है। आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या, आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। ऑप्शन देखो काफी दूर दूर है। मैं इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूं, मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, मेरे पास दोनों रास्ते हैं। ध्यान सुनेगा, पहले मार्क प्राइस को 10% कम किया, फिर 8% सेल टैक्स लगाया, तो -10 और 8 का सक्सेसिव कितना आएगा? ये आएगा -10 और 8 का सक्सेसिव मेरे प्यारे भाई। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? ये -10 + 8 -2, -2 में मेरे दोस्तों 0.8 माइनस का 2.8%, ये आएगा। -10 और 8 का सक्सेसिव -10 + 8 -2, और 10 × 80/100 माइनस का 2.8%, यानी कि मार्क प्राइस ऐसा होगा जिसको 2.8% कम करने पर 2.8% कम करने पर 34,020 रुपए आ जाए, ऐसा होगा एमआरपी। भाई पहले मैंने एमआरपी पे 10% डिस्काउंट दिया, फिर डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उसको मैंने 8% बढ़ाया और 34,020 रुपए में बेचा जो है ग्राहक को। तो -10 और 8 का सक्सेसिव -2.8% होता है, यानी कि अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं मैंने अंकित मूल्य को 2.8% कम किया, तब 34,020 आया। तो मार्क प्राइस तो 34,000 से ज्यादा ही होगा ना, बताओ। अगर मैं इसको, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं।
ये 35,000 है। अगर मैं 35,000 को 2% भी कम करता हूं, 35,000 का 2% 700, तो 34,000 के नजदीक आएगा। 35,000 को अगर मैं 3% कम करता हूं, 3% कम करता हूं, तो इसके नजदीक आएगा बेटा। यानी कि यही आंसर हो सकता है, और यही बेस्ट तरीका था पेपर में करने का, कुछ भी नहीं लिखना था। अदरवाइज आपको रेशियो से करना पड़ेगा। चाहे तो मैं आपको रेशियो से करके दिखा देता हूं कि पहले 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दोगे 1/10, यानी कि 10 का सामान मेरे दोस्तों 9 का हो जाएगा। फिर आपने 8% सेल टैक्स लगाया, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, यानी कि 25 का सामान मेरे दोस्तों 27 का हो जाएगा। आपको फाइनल वैल्यू यहां पे दी गई है, फाइनल वैल्यू 34,020 रुपए, 9 गुणा 27 की वैल्यू दी गई है, और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। कैलकुलेशन करेंगे 35,000 रुपए आ जाएगा, लेकिन यहां आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे आओ। x और 1/x का एवरेज m है, तो x स्क्वायर प्लस और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होता है बेटा? दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, ये जोड़ के आधा कर दो बेटे। x प्लस 1/x को जोड़ के आधा करेंगे, ये एवरेज आ जाता है m। तो यहां से x प्लस 1/x क्या आएगा बेटा? 2m आ जाएगा ना, 2m 2m आ जाएगा। पूछा x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? सेम टू सेम सवाल मैंने करवा रखा है बैच में। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा बेटा? फॉर्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 2, एलजबरा है ना, एलजबरा लग गया। x प्लस 1/x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस 2, 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस 2। लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया है, आपसे तो एवरेज पूछा है। दो संख्याओं का एवरेज होता है, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का एवरेज जोड़ के आधा करना है बटे 2। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 2m स्क्वायर माइनस 1 आएगा। कौन सा आंसर है? पहला। ठीक है दोस्त, एकदम इजी था। 9 लगातार इवन नंबर का एवरेज 132 है। पहली और आखिरी संख्या का डिफरेंस, 9 लगातार इवन नंबर हैं, उनका एवरेज 132 है। पहली आखिरी संख्या का डिफरेंस आएगा 16। देखो भाई मेरे, जैसे मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने इवन नंबर लिख दिए 6, 8, 10, 12, 14। बताओ कितनी संख्याएं मेरे दोस्तों? 5 इवन नंबर है, 5 इवन नंबर लिखे हुए हैं। मैं आपसे कहूं कि सबसे पहली और सबसे आखिरी संख्या का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर 8। 8 डिफरेंस है। एक्चुअली इनके बीच में 2-2 के 4 गैप बने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4 गैप बने। +2, +2, +2, +2 के 4 गैप बने हैं, इसलिए यहां पे डिफरेंस 8 आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास 5 इवन नंबर हैं, 5, तो इनके बीच में गैप कितने बनेंगे? गैप कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4। एक गैप कम बनेगा, और हर गैप जो होगा 2-2 का होगा। इसलिए पहली और आखिरी संख्या में 8 का अंतर है। अगर आपके पास 9 लगातार इवन नंबर हैं, तो 9 लगातार इवन नंबर के बीच में 8 गैप आएंगे ऐसे, और हर गैप 2-2 का होगा। तो पहली और आखिरी संख्या में 16 का डिफरेंस आएगा डायरेक्ट। कुछ करना ही नहीं है भाई मेरे, ये सब छोटी छोटी बातें। वो गधों की तरह पहली संख्या निकालो और आखिरी निकालो और घटाओ उनको, ये सब ड्रामा नहीं करना भाई यहां पर। आगे, एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ए पर्सन इज अनेबल टू परचेज 6 kg मोर राइस फॉर 1200। चावल का प्राइस 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 1200 रुपए में 6 किलो चावल कम खरीद पाता है। चावल का इनिशियल प्राइस क्या था? भाई एक बात बताओ, चावल का जो प्राइस है 25% बढ़ गया। 25% कितना होता है? 1/4। रेशो से बता देता हूं, यानी कि प्राइस 4 से 5 हो गया। खर्चा तो मैंने सेम रखा है 1200, खर्चा सेम है, तो चावल की जो खपत है वो तो उल्टी रेशो बदलेगी ना। यानी कि खपत अगर पहले चावल की 5 थी तो 5 से 4 हो जाएगी। यानी कि चावल की खपत 5 से 4 होगी, तो खपत कितनी कम हो जाएगी? 1। सवाल के अनुसार 6, चावल का प्राइस 25% बढ़ गया, 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदे। देखो यहां देखो टाइपिंग में मिस्टेक है।
हिंदी में लिखा है 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। पर्सन इज अनेबल टू परचेज 6 kg मोर, यहां पे मोर लिखा है। जाहिर सी बात है कि अगर चावल का प्राइस बढ़ेगा तो आदमी चावल कम खरीद पाएगा, तो यहां पे 6 kg लेस आएगा बेटा। इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक करी है एग्जामिनर ने, यानी कि एक की वैल्यू 6 किलोग्राम है, तो अगर एक की वैल्यू 6 किलोग्राम है तो पहले आप कितना चावल खपत करते थे? 5 किलो 30 किलोग्राम। तो यानी कि चावल का दाम पड़ने से पहले आप 30 किलो चावल खरीदते थे 1200 रुपए में, तो 1200 रुपए में आप खरीदते थे 30 किलो चावल, तो 1 किलो चावल का प्राइस कितना आ जाएगा? 40 रुपए। 30 किलो चावल 1200 रुपए के हैं, तो 1 किलो चावल है 40 रुपए का, बात खत्म। 3 लगातार इवन नंबर का एवरेज 78 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। भाई 3 लगातार इवन नंबर हैं, इनका योग 78 है, सम 78 है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर यानी कि मेरे दोस्तों ये वाला, जो ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, बीच का है, इसे बोलेंगे हम दूसरी सबसे बड़ी संख्या। अगर ये 3 लगातार इवन नंबर हैं, इनका सम 78 है, तो बीच वाली जो संख्या एवरेज होगी, औसत होगा, बीच वाली संख्या एवरेज होगी। अगर 3 लगातार संख्याएं हैं, ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर, इनका सम 78 है, तो एवरेज क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दो, 26, यानी कि बीच वाली जो संख्या जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 26 आएगा। खत्म सवाल, हमें कुछ नहीं करना वो गधों की तरह। आइए, यदि P बड़ा है Q से, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यदि P Q से बड़ा है तो P स्क्वायर प्लस Q क्यूब कंसेप्ट लगाएंगे। अगर P का मान Q से छोटा है तो P क्यूब माइनस Q स्क्वायर। आपसे पूछा है 1 इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 की वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा, दो चीजें यहां पे दिखाई दे रही हैं। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि 1 ग्रेटर देन 2 क्या आएगा? अगर 1 ग्रेटर देन 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? P अगर Q से बड़ा है तो ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब यानी कि 9, ये 9 आ जाएगा, 9, यानी कि इसकी वैल्यू 9 आ गई, 9। अब ये लेस देन 3 हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है बेटा। अब आप बताओ, अगर 9 लेस देन 3 है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे मेरे प्यार भी? कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये वाला, यानी कि P की जगह 9 रखना है, Q की जगह आपको 3 रखना है, तो 9 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, तो 9 का क्यूब है 729, 729 में से 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे 720, तो 720 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। कोई बच्चा अगर आखिर से सॉल्व करने लगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हमेशा पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है, तभी आंसर मैच करेगा। यस, अब हम आखिरी सवाल की तरफ आ चुके हैं मेरे दोस्तों, जो है आपका DI चैप्टर से बनाए। किसमें? अनेबल, अच्छा इनेबल की जगह अनेबल लिख रहा है, हाँ ठीक है, फिर तो इंग्लिश ठीक है। इनेबल होता तो इनेबल लिख रहा है, ये अनेबल है। ये इनेबल टू परचेज 6 kg मोर तो गलत हो जाता है, अनेबल लिख दिया, ग्रामर में खेल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, पाई चार्ट हल करके बताओ। देखो 2-2 दिखाई दे रहे हैं, हम सवाल छोड़ो, पहले ये देखते हैं कि पूछा क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड फ्रॉम स्टूडेंट एस एंड पी कंबाइंड एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट टी एंड आर कंबाइंड। यहां पे लिखा है जो कैंडिडेट एनरोल हुए, ये वेन डायग्राम उन विद्यार्थियों का है जो एक एग्जाम में एनरोल हुए, एक एग्जाम में अपीयर हुए। ये उन स्टूडेंट का परसेंटेज है मेरे दोस्तों अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो पास हुए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताओ डिफरेंस कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस एंड पी। तो एस एंड पी से कितने पास हुए मेरे प्यारे बताओ? एस से 16% पास हुए, पी से 18%, तो 16 और 18 34% हो गया, तो 5700 का 34% मेरे प्यारे भाई एस और टी से मिलाकर पास हुए। अब डिफरेंस किसके साथ लेना है वो देखिए, डिफरेंस लेना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल फ्रॉम इंस्टीट्यूट टी एंड आर कंबाइंड।
टी और आर से मिलाकर जो मेरे दोस्तों इनरोल हुए, टी में 8% इनरोल है, आर में 10%, तो 8 और 10 आएगा 18%। यानी कि 8550 का आपको कितना निकालना है मेरे दोस्तों, 18% निकालना है, 18%। और मुझे लेना है बच्चे इनका डिफरेंस, हमें इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये मेरे ऑप्शन है जो आपको बताने, 400 आएगा, 440 आएगा, 300 आएगा या फिर 399 आएगा। ठीक है, तो भाई मैं यहां पे केवल इकाई का अंक देखूंगा, मैं पूरी कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं। ये पूरी कैलकुलेशन करनी भी पड़ सकती है ना, 400, 440, 300, 399, या फिर हम यहां पर डिजिटल सम लगा लेते हैं। ठीक है जी, डिजिटल सम यहां पे लगा लेंगे। ये परसेंटेज और ये 2 जीरो कट जाएगा। यहां मेरे दोस्तों डिजिटल सम लगाते हैं तो 5 7 12 3 हो गया और 3 4 आपका 7 हो गया, तो 7 तिया 21, 21 का मतलब 3 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। और यहां 18 में 9 आता है, इसका डिजिटल सम 0, तो डिफरेंस इनका जो है 3 आ रहा है। डिजिटल सम 3 आना चाहिए, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, वही बेटर रहेगा। 57 गुणा 34, 57 इंटू 34 और माइनस 8550 का 18%। अच्छा ये बताओ कि 8000 का 18% कितना होता है, तो 8000 का 18% 1440, फिर 500 का 18% कितना होता है 90, 50 का 18% कितना होता है 9। यानी कि ये आ जाएगा बेटा 9, 9 4 13 का 3 और ये आ जाएगा 1539, 1539। और ज़ाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई कि यहां पे इकाई का अंक 9 आएगा। 7 चौक 28, 8, 18 में से 9 घटाएंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, तो आंसर 399, डी ऑप्शन। हमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत फिर भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई समस्या? 57 परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 8000 का ब्रेक करके निकाला करो। 8000 का 18% 1440, फिर 500 का 18% 90, फिर 50 का 18% 9। इनको जोड़ूंगा मेरे दोस्तों तो 1540 से कम 1539, इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है भाई, तो ये आपका डीआई का अच्छा सवाल है और ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जितने भी पूछे गए थे मैथ के। और मुझे लगता है कि पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है चैलेंजिंग जो बहुत मुश्किल हो और बच्चों को करने में समय लगा हो। ठीक है जी, अगली शिफ्ट जाने जो है, जितने भी बच्चों का पेपर होना है कल परसों या उसके आगे, आप जो है ये सवालों को जरूर करके जाइएगा मेरे दोस्तों। इनकी पीडीएफ मैं साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल वही है हमारा, मैथ्स बाय गगन प्रताप। सब बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको हर शिफ्ट की पीडीएफ साथ साथ मिलती रहेगी। हमने तो यूपी कांस्टेबल की बुक की फ्री भी पीडीएफ डलवा दी थी इस टेलीग्राम चैनल पे, जो बहुत सारे बच्चे उस पीडीएफ को सॉल्व करके गए होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा। ठीक है भाई, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। अगर किसी शिफ्ट में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं तो मैं उसको अलग से सॉल्व करवाऊंगा, परेशान ना हो।